क्योंकि बहुत से लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि जिस वक्त ऑडियोज और वीडियोस धड़ाधड़ निकल रही हैं और ये कोई आम आदमी तो निकाल नहीं सकता, यानी मैं एक आम आदमी हूं, अगर मैं करोड़ों रुपया भी खर्च करूं तो मेरे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसी कोई सहूलत नहीं हो सकती जिसके ज़रिए से मैं पाकिस्तान के दीगर शहरियों की ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकूं। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो रियासती लेवल के ऊपर ख़रीदे जाते हैं। जैसे खान साहब ने कहा, मैं उन्हीं को ही कोट करूंगी कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क पे बम गिराए जाए तो वो तबाह नहीं होता, लेकिन जिस दिन इसकी शिकनी स्टार्ट हो जाए, मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वायलेशन स्टार्ट हो जाए, उसको रद्दी की टोकरी में समझे या एक कागज़ की हैसियत उसकी रह जाए और उसका जो एक मोतबर एक डॉक्यूमेंट है उससे हट जाए, तो फिर मुल्क जो है वो उनकी बका मुश्किल हो जाती है। और ये महंगाई मुकाम मास का ड्रामा रचाकर लुटाक्रेसी की बदतरीन मिसाल कायम करके जिस तरह ये लोग मुसल्लत हुए, इनका एजेंडा सिर्फ ये नहीं है कि इस मुल्क में अपनी लूटमार करें, अपने मुकदमात खत्म करें। मुझे तो कहीं कहीं ये लगता है कि ये सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि इस मुल्क की सलामती को दांव पे लगा दें। सुप्रीम कोर्ट में एक सेल है जैसे ह्यूमन राइट वॉच का सेल है, जो ह्यूमन राइट्स के जितने भी वायलेशन होती हैं ये उनकी जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। इतनी वायलेशन हुई ह्यूमन राइट की, सुप्रीम कोर्ट बोल रही। अब 25 मई का नोटिस कैसे हो जाए? अगर तो हमजा शहबाज ने मारा होता तो इबरत बना दिया गया होता अभी तक। अगर शहबाज शरीफ ने मारा होता या राना सनाउल्लाह ने मारा होता तो निशाने इबरत बना दिया गया होता। वो तो इमरान खान खुद बताते हैं कि किसने मारा था 25 मई को, उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है? नहीं होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। पहले मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कवल शोजब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जनरल रिटायर्ड शुएब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकला रहनुमा हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी ज्वाइन करने के लिए। जो चीज़ें मेन हमने आज डिस्कस कर दी उनमें एक तो ये है कि जेल भरो तहरीक ये कितनी मुअस्सर होगी और कैसे मुअस्सर होगी, इस पे बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मरतबा फिर ये एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, हम दिवालिया हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो खबर आई है उसके हवाले से ये उनका दावा अब सामने आया है। और इसके अलावा जो है वो ऑडियोज़ निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है। यानी ऐसा लगता है कि तवज्जो इस बात पे है कि सियासी मुखालिफिन की ऑडियोज़ कैसे निकाली जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या ये हमारी इंटेलिजेंस की नाकामी है? क्योंकि बहुत से लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि जिस वक्त ऑडियोज़ और वीडियोज़ धड़ाधड़ निकल रही हैं और ये कोई आम आदमी तो निकाल नहीं सकता, यानी मैं एक आम आदमी हूँ, अगर मैं करोड़ों रुपया भी खर्च करूँ तो मेरे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसी कोई सहूलत नहीं हो सकती जिसके ज़रिए से मैं पाकिस्तान के दीगर शहरियों की ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकूं। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो रियासती लेवल के ऊपर ख़रीदे जाते हैं और इनके ज़रिए से दहशतगर्दों की या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सॉफ्टवेयर लेने होते हैं। लेकिन अब उनकी मदद से टेप किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, ऑडियोज़ निकाली जा रही हैं। ये जो सारे काम हो रहे हैं इनकी वजह से हालात अजीबोगरीब किस्म के हैं पाकिस्तान में। लोग ये कह रहे हैं कि क्या सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जिन लोगों पे है, यानी हमारे जवान डट के मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस के मामलात हैं वहाँ पे लोग सवालात उठा रहे हैं। इन चीज़ों पे बात करते हैं। क्या इलेक्शन को डिले में ले जा सकता है, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले कवल शोजब साहिबा जेल भरो तहरीक, रोज़ाना के हिसाब से बुध वाले दिन से 2 बंदे रोज़ गिरफ्तार होंगे, 200 बंदे सॉरी, और उसके साथ कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी गिरफ्तार होंगे। मुख्तलिफ शहरों में ये गिरफ्तारियां दी जाएंगी और 1 तारीख तक पहले ये होगा। ये क्या स्ट्रेटजी है और ये कैसे काम करेगी? अगर वो कहते हैं हम गिरफ्तारी नहीं कर रहे, आप गए गिरफ्तारी देने के लिए और पुलिस ने आपको गिरफ्तारी नहीं किया, देन व्हाट? फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इमरान, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पे बात कर रहे हैं। जेल भरो पे मैं सबसे पहले आ जाती हूँ। देखिए, जेल भरो की ज़रूरत क्यों पड़ी है? ज़रूरत इसलिए पड़ी है, आपने अभी शुएब साहब भी साथ बैठे हैं और जनरल साहब हैं, जनरल अमजद शुएब साहब
वो भी साथ बैठे हैं। आप खुद भी, आप पिछले 10 महीने से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुनते हैं इस सबस किताब जिसको आईने पाकिस्तान कहते हैं, इसके हवाले बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, कानून के हवाले दिए जाते हैं। अब इस पे बड़े बड़े आर्टिकल, कोई मौका मिला 3.5-4 साल इस पे इसको दोहराने का, पढ़ने का और आइन साजी करने का या जो कानून साजी करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखने में ये आ रहा है कि अदालतें जो अहकामात जारी कर रही हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन आप नज़र नहीं आ रही, और जो एक्चुअल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बननी चाहिए कि जब अदालत हुक्मनामा जारी करे और उस पर अमल ना किया जाए, उससे हट के कंटेम्प्ट किसी और बात पे हो रही है, किसी पे आप बात कर देते हैं तो कंटेम्प्ट हो जाती है, शान में गुस्ताखी जरदारी साहब की हो तो कंटेम्प्ट हो जाती है, इलेक्शन कमीशन को उनका काम याद करा दो तो कंटेम्प्ट हो जाती है, और उस सबसे बढ़कर ये कि इलेक्शन कमीशन के सामने अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर दो तो अब दहशतगर्दी के पर्चे कट जाते हैं। सो इन हालात में जब आपको लगे कि मुल्क जो है जिसका एक चलाने का पूरा एक न्यूक्लियस, एक जो दिमाग है जिसके तहत वो चलना होता है, आइन और कानून होता है, जैसे खान साहब ने कहा, मैं उन्हीं को ही कोट करूंगी कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क पे बम गिराए जाए तो वो तबाह नहीं होता, लेकिन जिस दिन इसकी शिकनी स्टार्ट हो जाए, मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वायलेशन स्टार्ट हो जाए, उसको रद्दी की टोकरी में समझे या एक कागज़ की हैसियत उसकी रह जाए और उसका जो एक मोतबर एक डॉक्यूमेंट है उससे हट जाए, तो फिर मुल्क जो है वो उनकी बका मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमने ये जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पीसफुल तहरीक है। उस पर हम, क्योंकि ये जो सफाक हुकूमत है, ये जो सिलेक्टेड सफाक कठपुतली हुकूमत है, इनको बहुत शौक है और इनको लाने वालों को का भी और हैंडलर्स का कि हमें उठाया जाए, आपने भी जेल काटी, और भी हमारे कितने लोग हैं, उनको नंगा किया जाए, उनको टॉर्चर किया जाए, उनकी वीडियोस बनाई जाए, उनकी ऑडियो लीक्स की जाए, जेलों में डाला जाए। तो हम कह रहे हैं कि एक ही दफ़ा आप अपना शौक पूरा कर लें, आपने हमें जेलों में डालें आप हमें जेलों में। ये एक पूरा मन एहतजाज है जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं जो समझती हैं कि मुल्क का आइन और कानून सुप्रीम है और उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। हमारी तहरीक की जो रूह है वो है इंसाफ, रूल ऑफ लॉ। अगर वो नहीं है तो इससे और हमें क्या ऑप्शन नज़र आ रही है? हम तो हर एग्रेशन, वायलेशन, स्टेट का एग्रेशन जो रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके गुंडागर्दी की जा रही है 25 मई से लेके आज तक, वो बर्दाश्त कर रही हैं। इसलिए ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है और अब देखते हैं जिस तरह आगे प्रोसीड करेगा। वो आज एजाज चौधरी साहब ने भी, वो फोकल पर्सन है, उसके बारे में बताया है कि हम खुद जाके गिरफ्तारियां देते हैं, आप रखें हमें अंदर अगर आपको बहुत शौक है कि किस तरह से आपने बंद करना है। और जो अभी आपने ऑडियो वीडियो की बात की, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं उस पर भी क्विकली कमेंट कर लूं, क्योंकि मैं उसका शिकार रही हूं। लेकिन मैं एक मिनट, मैं शोएब शाहीन साहब से जरा जान लूं, मैं शोएब शाहीन साहब से जान लूं। सर, ये जेल भरो तहरीक इस रीजन में पहले भी चलती रही है, कामयाब भी हुई हैं, नाकाम भी हुई हैं, और इसकी एक लंबी तारीख है। आपको अभी इस सिनेरियो में अगर तो कारकुन ऐसे मैसर आ जाते हैं जो जेल काटने के लिए तैयार हैं, और वो दिखाई भी दे रहा है, तो ये तहरीक आप कामयाब होती हुई देख रहे हैं, और कानूनी नुक्ता नज़र से इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान रियाज साहब, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं कोई 6-7 महीने बाद आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ, और मुझे अफसोस है कि जिस दिन आपने रिजीम चेंज हमारे सेमिनार के ऊपर तकरीर की थी, और जिस तरह हमारे यहाँ रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल कायम करके आपके खिलाफ 18 और उससे ज़ायद मुकदमात बनाए गए, और उसी की कंटिन्यूशन में अभी आपके खिलाफ दोबारा मुकदमात बने, लेकिन उसके बावजूद आप जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ डट के खड़े रहे। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, और मुझे अफसोस इस बात का है कि हम जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल की है, जद्दोजहद की है, और उसके लिए मैं एक इदारे का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर होने के बावजूद मैं आप जैसे दोस्तों की वो हेल्प नहीं कर सका प्रोफेशनली और लीगली जो मुझे करनी चाहिए थी, या मैं समझता हूँ कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ हम कर सकते थे। वो वाहिद फेडरेशन की पार्टी है जिसको हमारी एस्टेब्लिशमेंट, पीटीएम की तमाम 13 से 14 वो जो भी जमातें हैं वो सारी मिलके, हमारे तमाम मुक़्तदर हल्के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और कहीं कहीं हमारी अदलिया का झुकाव भी इनके एंटी ही जाता है, वो सारे मिलके एक तरफ हैं, उसके साथ इमरान के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ लगे हुए हैं, और साथ साथ अवाम जो है वो उनके साथ खड़ी हुई है।
और ये महंगाई मुकाम मास का ड्रामा रचाकर लुटाक्रेसी की बदतरीन मिसाल कायम करके जिस तरह ये लोग मुसल्लत हुए। आपको याद होगा कि मैंने तो और आपने भी अपने हर प्रोग्राम में खुल के कहा, इनका एजेंडा सिर्फ ये नहीं है कि इस मुल्क में अपनी लूटमार करें, अपने मुकदमात खत्म करें। मुझे तो कहीं कहीं ये लगता है कि ये सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि इस मुल्क की खोखली करके हमारी मुल्क की सलामती को दांव पे लगा दें। जेल भरो तहरीक, आपके ख्याल में, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, लॉ इन्फोर्समेंट अगर गिरफ्तारी नहीं करती तो फिर धरने होंगे उनको उठाने के लिए, फिर गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। तो आपके ख्याल में जेल भरो तहरीक, इमरान खान के लिए लोग अब गिरफ्तार तो हो सकते हैं, उनके मार भी खा लेते हैं, गाड़ियां भी तोड़वा लेते हैं, हर चीज उन्होंने बर्दाश्त की है और बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि वो गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार है। तो आपको ये तहरीक किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर कोई हुकूमत ऐसी मौजूद हो जिसको अवाम का ख्याल हो और वो सोचे कि अवाम के लिए ही सहूलत पैदा करनी है, अवाम के लिए काम करना है, तो वो लाजमन जेल भरो तारीख उनके लिए कोई परेशानी का बायस होगी। लेकिन जो हुकूमत है ही इसी बुनियाद पे कि अवाम को धोखा देना है और अवाम के मफादात के खिलाफ काम करना है, अवाम की जिंदगी अजीरन करके रख दी, तो उसको अवाम को मजीद तकलीफ पहुंचेगी तो उसको उसका क्या मलाल होगा, क्या तकलीफ होगी? उसको तो कोई परेशानी नहीं होगी जहां पहले हुई है। और फिर उनके पास जवाब होगा, वो ये कहेंगे कि जनाब लोग आए हैं, कहते हैं कि जी हमें अरेस्ट करने, हमने जेल भरनी है, तो वो कहेंगे कि जनाब आप कोई कानून तोड़ेंगे तो हम जरूर आपको पकड़ेंगे। अगर आप पुरअमन है आके कहते हैं कि जी जेल भर दो तो हम क्यों भरें, आप बैठे रहे इधर। तो ये तहरीक इस तरह चलेगी नहीं। दूसरी तरफ ये है कि ये हर पार्टी का अपना एक मिजाज होता है। मजहबी पार्टियां जो हैं उनको अगर मजहबी नारा लग जाए जैसे खत्म नबूवत वगैरह का होता है या नमूस रिसालत, तो वो तो जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। जबकि पढ़ा लिखा तबका जो है वो बहुत ज्यादा मुसीबतें नहीं झेल सकता। इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई और आपने देखा कि उन्होंने कत्ल करने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो तो कुदरत ने बचा लिया। अब क्या हम उसको समझें कि चूंकि अल्लाह ने बचा लिया लिहाजा कोई इस पर एहतजाज नहीं होना चाहिए था? तो आपने देखा कि कोई ऐसा एहतजाज नहीं हुआ जिससे कि ये एक इंप्रेशन हमें मिले कि लोग सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें बिना वजह पार्टी के लोगों को आजमाइश में डालना चाहिए, क्योंकि उनसे जब वो आपको तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो एक तरफ तो पार्टी के बारे में एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, दूसरी तरफ आपके अंदर भी मायूसी होनी शुरू हो जाती। अगर यहाँ पे पीटीआई ने अगर कोई कारगुजारी दिखानी होती और वाकई डू एंड डाई वाली कोई सिचुएशन आती तो वो वही थी जब इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था। उसके बाद जब चीजें नॉर्मल हो गई तो मैं उसके बाद इसी नतीजे पे पहुंचा कि बाकी तहरीकें बेकार हैं। अगर आप जेल भरो की तहरीक करें या आप लॉन्ग मार्च करें या कुछ भी और करें, उसमें वो दमखम वो जान नहीं डाली जा सकती जो उस वक्त तहरीक में हो सकती थी जब इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था। जब उस वक्त नहीं हुई तो बाकी चीजें तो सब उससे थोड़ी हैं। तो इस वजह से ये कदम सोच समझ के उठाने चाहिए। अगर आप अपने लोगों को इस तरह की किसी आजमाइश में डाल दें और कल वो पूरे ना उतर सके तो ये आपकी नाकामी समझी जाएगी। तो जनरल साहब वो तो 200 बंदा गिरफ्तार कर रहे हैं और पीटीआई के लिए 200 बंदा किसी शहर में निकालना, आप पढ़े लिखे क्राउड की बात कर रहे हैं जो कॉर्पोरेट कल्चर में काम करता है और वहां रहता है, तो वो नहीं देंगे गिरफ्तारियां? अब तो उनके पास हर तरह का वर्कर है, यानी अब तो उनके पास हर पीपल्स पार्टी की तरह का वर्कर भी है, तहरीक लबैक की तरह का वर्कर भी है, यानी हर कलर के लोग हैं ना, हर तरह के लोग हैं। इमरान, बात यह है ना कि जिसने कानून नहीं तोड़ा वो वॉलंटरली आगे कहता है जी मुझे गिरफ्तार कर लें, तो वो पुलिस क्यों गिरफ्तार करे? वो नहीं करेगी। तो अब वो आपसे कहेंगे कि जी कानून आपने को तोड़ा तो फिर हम गिरफ्तार कर लेंगे। आप जाके कोई तोड़फोड़ करते हैं, वो आपको पकड़ लेते हैं तो साथ ही अदालत सजा भी दे देगी, फिर आप मुकम्मल तौर पर सजा याफ्ता के तौर पर जेल काट रहे हो। तो ये फर्क है ना, यहाँ पे जो कॉज है इस वक्त आपका जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो कॉज इस काम से हासिल नहीं होगा। वो हुकूमत में बैठी हुई 13 जमातें वो आपको ख्वार करना चाहती हैं, आपको बर्बाद और तकलीफ पहुंचाना चाहती हैं। 25 मई उसका एक मुजाहरा था, ब्रूटल किस्म का एक्शन लिया गया हमारे
बच्चों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, और जो कि बिल्कुल पुरअमन थे लोग, उनके ऊपर ब्रूटल एक्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक सेल है जैसे ह्यूमन राइट वॉच का सेल है, जो ह्यूमन राइट्स के जितने भी वायलेशन होती हैं ये उनकी जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, तो वो उसका सो मोटो भी लेते हैं। लेकिन इतनी वायलेशन हुई ह्यूमन राइट की, सुप्रीम कोर्ट बोल रही, तो आपके पास अल्टीमेटली है क्या? किस जगह जाके आप देंगे इंसाफ, किससे मांगेंगे? अब 25 मई का नोटिस कैसे हो जाए? अगर तो हमजा शहबाज ने मारा होता तो इबरत बना दिया गया होता अभी तक। अगर शहबाज शरीफ ने मारा होता या राना सनाउल्लाह ने मारा होता तो निशान इबरत बना दिया गया होता। वो तो इमरान खान खुद बताते हैं कि किसने मारा था 25 मई को। उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है? नहीं होता है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं अगर आपकी बात को दुरुस्त मान लूं, जो आप कह रहे हैं ठीक है, तो फिर आज भी ये हो सकता है, फिर आप क्या करेंगे? दूसरा जो मैं इशू आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमजा शहबाज को जिस तरह जमानत मिलती रही और उनको कोई थ्रेट नहीं थी, अगर शहबाज शरीफ ने कहा मेरी कमर में दर्द है तो जमानतें मिल गई, वो घर में बैठे तो जमानत वहां भी मिल गई, और इमरान खान की जान को खतरा था, एक दफा हमला हो चुका और ये रियल थ्रेट है कि दोबारा भी हो सकता है। जब एक दफा हुआ, नाकाम हुआ, तो जो जिन्होंने किया वो नहीं पकड़े गए तो वो छोड़ेंगे। लिहाजा अदालत इंसिस्ट कर रही है कि जनाब आप आए वहां पे कोर्ट में, उसके बगैर नहीं होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि फैसिलिटीज वो आपको अवेलेबल नहीं है जो आप समझते हैं कि हो सकती हैं। हमें समझ जाना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट अभी भी वही चाह रही है जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौर के अंदर एक रवायत थी, वो उधर ही कायम है। आप ये कह रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट की बात एस्टेब्लिशमेंट की इसलिए नहीं है कि हमारे पास सबूत ऐसा सच नहीं है, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि ये अदालती आप इशारे दे रहे हैं ना कि ये वाली चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है अदालती प्रोसेस तो अभी देखा ना आपने, अभी इन्हीं दिनों देखा है जो जमानत का किस्सा था जो लाहौर चल रहा था हाईकोर्ट में, वो तो आपने खुद देखा है। मियां साहब के लिए तो पूछा गया था कि 48 घंटे की जिंदगी की जमानत। मैं शोएब शाहीन साहब से, शोएब शाहीन साहब, क्या ये बिल्कुल ऐसे ही आपका सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब ने ओवरडू कर दिया है और टाइम, या आपको लगता है कि ये मामला जो है जेल भरो तहरीक वाला? देखिए इमरान साहब, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को मोबिलाइज रखना चाहते हैं, अपने वर्कर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं और वो एक्टिव हैं, लेकिन एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स के तौर पर किया है कि हम लाहौर से इसका आगाज करेंगे। लेकिन देखिए ना, कोई भी तहरीक होती है वो हिकमत और मसलिहत से के साथ चलाई जाती है। हिकमत यह है कि हम मोबिलाइज करना चाहते हैं अपने वर्कर्स को। वो जो चुन के एक बंदा गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ला रहे हैं, सारे हजारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में लोग आ जाएंगे और खड़े हो जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए को मजीद चलाना और डेट न देना। और साथ साथ आप देखें ना, सिर्फ डेट देने के लिए सिर्फ एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स ये है, दूसरा लाहौर हाई कोर्ट में, एक पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन है, एक मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से है, और एक सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने लार्जर बेंच के लिए 100 पाकिस्तान को लिख दिया है। ये तमाम सारे फैक्टर्स अगर आप मिलाएंगे तो हुकूमतें मजबूर हो जाएंगी KPK में और पंजाब में डेट देने में और इलेक्शन कराने में, क्योंकि ये इस वक्त प्रेशर डालना हुकूमत को जरूरी है। और ये इंटरिम सेटअप वाले हुकूमत ये ज्यादा अरसे के लिए चल नहीं सकते और ना ही इनके पास कोई पावर होती है। तो मेरा ख्याल है कि टू सम एक्सटेंट मैं जनरल साहब से इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि कोई ऐसी मूवमेंट आप चलाएं और जो कि कल कामयाब ना हो सके तो उसका उल्टा नुकसान होता है। लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब को ये एक एज हासिल है कि उन्होंने जो भी मूवमेंट चलाई है वो किस हद तक कामयाब रही है या किस हद तक नहीं रही, हम उसके बारे में हतमी राय तो कायम नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को, पब्लिक को, अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने में कामयाब हुए। और जब से उनका इक़्तिदार खत्म हुआ है, जब वो पब्लिक में गए हैं तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है, क्योंकि वो मुल्क से भाग गए। एक पार्टी के अंदर मोटिवेशन रहेगी, पार्टी मुतहर्रिक रहेगी। खान साहब उसको हाई पिच के ऊपर रखना चाहते हैं और उनको इसमें ये मदद मिल सकती है कि वो अपनी पार्टी को, अपनी सियासत को एक हाई लेवल के ऊपर, हाई पिच के ऊपर रखें और लोगों को मोटिवेट रखें और एक मूवमेंट उनकी चलती रहे तो वो डाउन ना जाए, यानी ये आप कह सकते हैं इसमें। और कामयाब हो गई अगर तहरीक तो वो तो एक नई मुसीबत है, अगर नहीं भी होती तब भी वो इसमें से कम अपनी पार्टी के लोगों को मुतहर्रिक रख सकेंगे। एक ब्रेक हम ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
हमें बात करनी, ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा, सदर पाकिस्तान ने उनको बुलाया है, सदर पाकिस्तान के इख्तियारात क्या हैं, उस पर भी हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। नादरीन जी, मैं अभी आ जाता हूं उस पे कि ऑडियो वीडियोस तो रोजाना ही निकल रही हैं। कमल शोधब साहब पहले जरा ये बता दें कि रोजाना की बुनियाद पे ऑडियोस भी आती हैं, वीडियोस भी आती हैं। जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के बकौल उनके पास एक ख़जाना है बहुत बड़ा ऑडियोज़ और वीडियोज़ का, और वो उसमें बेनकाब कर सकते हैं इमरान खान साहब को, फिर उनके पास बाकियों का भी होगा। प्राइम मिनिस्टर को अगर रिकॉर्ड कर लिया तो फिर बाकी क्या रह गया। लेकिन साथ ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है दहशतगर्दी का तो उसका फेलियर करार दिया जाता है, तो ये फेलियर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं और दहशतगर्दी की वाक़यात में इजाफा क्यों हो रहा है, और फोकस के ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि फोकस भी होना चाहिए। तो ये जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, इसको आप आने वाले इंतखाबात के रास्ते में रुकावट समझती हैं? जी इमरान, मैं जो वीडियो ऑडियो के ख़जाने की बात कर रही हैं तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एक धचका था, क्योंकि जिस इदारे से, जिस इंस्टीट्यूशन से कमर जावेद बाजवा साहब का ताल्लुक़ है वो बलोच रेजिमेंट के हैं। मेरे वालिद साहब भी उसी से ताल्लुक़ रखते थे। और ये जो आपके दूसरे गेस्ट हैं ऑनरेबल जनरल अमजद शुएब साहब, ये मेरे वालिद की तरह हैं क्योंकि उनके कोर्समेट हैं। और मैंने ये वाली फ़ौज देखी हुई है कि ना इन्होंने कभी अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। तो मेरे लिए तो फ़ौज का एक बहुत एहतराम है, और आर्मी चीफ़ का एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। और हमारा मुल्क जिस तरह से हमेशा से रहा, एक सिक्योरिटी स्टेट रहा है या रखा गया है, बहरहाल फ़ौज का एक बहुत अहम रोल रहा है। और हमने सारा बचपन देखा है कि हमारे बाप ने बॉर्डर पे गुजारा और वो वहाँ पे ईदें करते थे, हमें भी वहाँ बुलाते थे। तो सोचें कि एक आर्मी जनरल का क्या रैंक हो सकता है, वो कितना इम्पोर्टेंट टास्क है जो कर रहा होता है। उसमें से जब उसकी अपनी ज़ुबान से ये बात निकल के आए कि जी मैं तो ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी टेप करता रहा हूँ खुद, और मेरे पास ब्लैकमेलिंग के टैक्टिक्स हैं, और वो ब्लैकमेल भी करते रहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। और उनसे थोड़ा अर्सा पहले माई वीडियो वाली मरियम बीबी भी बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करती हैं, राइट साइड पे एक XPM को बिठाती है, शाहिद खाकान अब्बासी अपने चाचे को बिठाती है, पूरा एक पैनल बिठा के कहती है कि जी मेरे पास तो हाजिर सर्विस लोगों की, जजेस की, पता नहीं किस किस की वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, और वक्त आने पे मैं निकालूंगी। उसके बाद से आप देखें उल्टी गिनती शुरू होती है और रिजीम चेंज ऑपरेशन हो जाता है। उसकी बात को इंडोर्स करते हैं कैप्टन सफदर साहब कि पता नहीं बाथरूम में उल्टे पड़े हुए और स्विमिंग पूल में पड़े हुए किस किस की हमारे पास वीडियोस ऑडियोज़ हैं। और अब साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बात करते हैं, तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि हम इतने सालों से क्या समझ रहे थे और निकला क्या है बीच में से। जहां आपने सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की, उससे पहले आपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल ठीक बात की, और मैं इस हैसियत से कह रही हूँ कि मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस डिफेंस कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर रही हूँ। वहाँ पे ये मसाइल आते रहे हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सेस और सॉफ्टवेयर या जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो हमारी जितनी जो हैं ये एजेंसीज़ हैं इनके पास है। वो ये सारे काम करने हैं, उनके पास इख्तियारात भी हैं, लेकिन वो किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के जो आपका एक सीक्रेट एक्ट है ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म, वो नहीं कर सकते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि जब आपके मुल्क में दहशतगर्दी इन सब के आने के बाद से बढ़ गई, पहले 3.5-4 साल तो ऐसे हालात नहीं थे। एक तरफ इलेक्शन कमीशन आके रो रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जी हमें तो मना कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पैसे नहीं देने, GHQ में मना कर रहा है कि हमने सिक्योरिटी नहीं देनी, IG साहब लिख रहे हैं कि पुलिस नहीं देनी। इतने आप बेख्तियार हैं। वैसे तो आपके सामने कोई प्रोटेस्ट करे तो आप जो है वो उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर देते हैं, और ऐसे आप जो है इतने बेख्तियार हैं। यहाँ मैं आपकी तवज्जो दिला दूँ, जो इन्होंने नाजायज़ तरीके से वो इन्फेक्शस हुए हुए इस्तीफे जिन पे 10 महीने से रोक के बैठे हुए थे स्पीकर के, जी रिजेक्टेड है, ये नहीं हो सकते, उनको एक्सेप्ट किया। उस पर बाई इलेक्शन यही इसी मुल्क के पंजाब के सूबे में भी, उसमें KP में भी, सिंध में, बलोचिस्तान, पूरे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शन तो अनाउंस कर दिए हैं। उस पर पैसे भी आपको देने को तैयार हैं, बाकी सब कुछ भी होगा। उसके नीचे प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, उसकी सीटों पे जनाब उनको मसले हो गए, क्योंकि वो 5 साल के लिए असेंबलियां आनी है, और इनको अच्छी तरह पता है कि 2/3 नहीं 3/4 मेजॉरिटी पे कौन सी जमात ऊपर आ रही है, किसको इलेक्ट करके लाएगी अवाम, वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। तो आप ना तो हीले बहाने कर रहे हैं, आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और आपने आर्मी चीफ के ओहदे की तकद्दुस को जिस तरीके से पामाल किया है। यहाँ पे अभी बात हो रही थी जेल भरो तहरीक की, मैं क्विकली एक उस पर भी रिस्पॉन्ड कर दूँ। अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये दावे करती है, जनरल बाजवा की बात नहीं करी, वो तो सारी बात आपके सामने आ गई, अभी की बात कर रही हूँ कि जी हम न्यूट्रल हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको आज यहाँ इस प्रोग्राम में बैठ के कह रही हूँ कि अगर ये हुकूमत सिलेक्टेड नहीं है और ये उनकी कठपुतली नहीं है और राना सनाउल्लाह में इतना तप्पड़ है कि वो जेल भरो तहरीक के बाद उसी तरह जुल्म और मजालिम कर सके जो 25 मई को उसने किया था उस वक्त के जनरल बाजवा के कहने पे या एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे, तो तब भी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये लोगों के ऊपर जुल्म कर सकें, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये साबिक वजीर आजम की FIR रोक सकें, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये JIT को साइड पे करें और सारे शवाहिद मिटा दें। सो ये चीज़ें हम सवाल पूछ रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। जनरल शोएब साहब, ये जो बाजवा साहब की हर थोड़े दिन बाद एक नया स्टेटमेंट आ जाता है, एक तो उनका गुस्सा ही कम नहीं हो रहा, ऐसा लगता है कि वो कासे गुस्से में हैं। आफ्ताब इकबाल साहब भी ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और गुस्से में हैं। उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं कि रजीम चेंज में जिस हुकूमत को हटाया गया उसकी मकबूलियत आज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद ज़ाती तौर पे वीडियोज़ रिकॉर्ड किया करता था प्राइम मिनिस्टर की। जनरल साहब, आप फौज में रहे हैं और जर्नैल रहे हैं, सर ये आपको लगता है कि कभी जो बाइडन की वीडियो रिकॉर्ड कर ले अमेरिका का आर्मी चीफ और वो बाद में दावा भी कर दे कि मैं रिकॉर्डिंग करता था, जो बाइडन किया, दुनिया के किसी भी मुल्क का आर्मी चीफ ये कहे कि मैं मुल्क का जो सरबराह मुमलिकत है उसकी मैं वीडियोज रिकॉर्ड करता था? सर देखिए, बात यह है कि ये तो हमारे सिस्टम की खराबी है कि यहाँ ये चीज मायूब नहीं समझी जा रही। वरना पहले दिन जब मरियम ने जिक्र किया था और अब वो परमला कहती रही कि आज भी मेरे पास चंद बड़े ताकतवर लोगों की वीडियोस हैं, और उस वीडियो की बुनियाद पे जब अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया गया तो एक्शन तो उसी वक्त होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त ये काम नहीं किया गया और ये चलता रहा। और अब तो ये एक बीमारी की तरफ फैल चुका है, वबा इतनी इखलाकी गिरावट आ गई है सियासत में कि आप सोच ही नहीं सकते। जनरल साहब, आप कह रहे हैं कि मरियम ने खराब किया जनरल बाजवा को? नहीं, सब मरियम से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं सर, नवाज शरीफ से, मरियम से, इमरान खान से, शेख रशीद से, आसिफ जरदारी से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं। मैं अपनी मुमलिकत के आर्मी चीफ से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वो एक बहुत जिम्मेदारी वाली पोजीशन पर बैठे थे। सवाल ये है कि ये क्या था? पहलू की तरफ तो मैं अभी आ रहा था ना, उस पहलू पे मैंने सिर्फ ओवरऑल आपको बताया है कि हमारी सियासत की तबाही हुई क्या है, क्योंकि ये काम रुक तो नहीं रहा, ये तो चल रहा है, आज भी चल रहा है, जजों के खिलाफ चल रहा है। अब सूरत हाल ये है कि जो आप जनरल बाजवा वाली बात कर रहे हैं, ये दर हकीकत उन्होंने अपने लिए खुद एक गड़ा खोदा है, क्योंकि ये चीज हमारे अदारे के लिए भी और खुद उनकी जात के लिए ये किसी न किसी वक्त खुलेगी और ये किसी न किसी वक्त कानूनी शक्ल लेगी, जिससे उनके लिए अपने लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो। क्योंकि ये वक्त एक जैसा हमेशा तो नहीं रहता, एक काम गलत है वो गलत है, एक कानून की वायलेशन है वो बिल्कुल है। इस वक्त जो जरूरत है वो ये है कि अदारा वो इन चीजों का नोटिस ले। आर्मी की रेपुटेशन बचाने के लिए पहली बात तो ये है कि बाजवा साहब को मना किया जाए कि आप जनाब बयानबाजी बंद करें, क्योंकि जब आप बयान देते हैं, ये तो ठीक है ऑडियोस वीडियोस की बात आ गई, लेकिन उसके अलावा भी जो बयानात हैं अगर वो दुरुस्त हैं तो उससे क्या आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकेगी? उससे ज्यादा बढ़ेगी, नफरतें ज्यादा बढ़ेगी। आपको मुझे सबको पता होगा कि क्या हुआ है, कि हमें सब पता है रजीम चेंज के मामले में क्या हुआ कैसा है, लेकिन जब एक शख्स अपने मुंह से कहना शुरू कर दे तो उसके मानी कुछ और हो जाते हैं, वो उसका इम्पैक्ट कुछ और हो। तो ये तो अदारे को भी चाहिए कि वो नोटिस लें और उनको एडवाइस करें कि जनाब आप मेहरबानी करें। ठीक, आप जनरल साहब ठीक है, इदारे को मना करना चाहिए जनरल बाजवा को, ठीक है, लेकिन मैं शोएब शाहीन साहब, मामला ये है कि फिर तो हमें अरशद शरीफ पे फख्र होना चाहिए, वो तारीख की बिल्कुल दुरुस्त सिमत पे खड़ा था। यानी जनरल बाजवा ने हम सबको, जिन्होंने बेशक तकालीफ बर्दाश्त की हैं, शोएब भाई मैं जानता हूं आपके ऊपर कितना प्रेशर रहा और किन चीज़ों को आपने फेस किया है, आपके साथियों ने क्या कुछ फेस किया है। अब बहुत सारे लोग बताते हैं और बहुत सारे नहीं बताते, लेकिन
शुएब भाई, ये तो फिर हमें सबको फख्र होना चाहिए, खास तौर पे अरशद शरीफ पे फख्र होना चाहिए और उन तमाम लोगों पे फख्र होना चाहिए जिन्होंने एक स्टांस लिया, क्योंकि जनरल बाजवा ने अब साबित कर दिया है कि वही हुआ था जो वो सब लोग कह रहे थे। जी बिल्कुल, आपकी बात 100% दुरुस्त है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने जावेद चौधरी साहब और आफ्ताब इकबाल साहब के रेफरेंस दिया या उनको उन्होंने इंटरव्यूज दिए और उन्होंने उनको छापे, बाजवा साहब की बात अगर ये समझा जाए कि वो दुरुस्त नहीं है तो उनके पास एक ऑप्शन था, वो एक लाइन का एक स्टेटमेंट लिख के भिजवा देते कि जनाब जो कुछ वो कह रहे हैं उसकी सेहत से मैं इनकारी हूँ, या वो जो कुछ कह रहे हैं एज सच मैंने नहीं कहा। तो इसका मतलब है जो कुछ उन्होंने कहा है और 1 महीना या 2 महीने से ज्यादा गुजर चुका है, तो वो इट इज ट्रीटेड एज प्रिजम्पशन ही होगी, इट इज ट्रीटेड एज ट्रुथ। अगर उसको ट्रुथ समझ लिया जाए तो 3-4 चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। नंबर 1, रिजीम चेंज ऑपरेशन उनकी वजह से या वो कराने वालों में शामिल थे। नंबर 2, फोन टेप वो करते थे। नंबर 3, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की उन्होंने वायलेशन की। नंबर 4, जो कुछ उस जमाने में चल रहा था या जो कुछ हो रहा था उसके पीछे उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये अगर चीजें दुरुस्त हैं तो वही चीज आप कह रहे थे, वही अरशद शरीफ कह रहा था, वही हम कह रहे थे, वही बहुत सारे लोग जो इंडिपेंडेंट मीडिया के दोस्त हों या वकला हों या बार एसोसिएशन हों वो कह रही थी। लेकिन उस वक्त ये कहा गया उनके अपने जमाने में कि जनाब हम तो 2 साल से या 1.5 साल से एपॉलिटिकल हो गए हैं। भाई अगर ये था तो आज जो आपकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो वो क्या है? तो फिर मैं समझता हूं कि उनकी स्टेटमेंट्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अपने हर स्टेटमेंट के अंदर एक तजाद मिलता है जो कि वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन से गरज थी। उनको मुल्क की बका की खातिर जो उनको कुर्बानियां या उनको काम करने चाहिए थे उन्होंने वो काम नहीं किए। जो अंडर ओथ उन्होंने ओथ लिया हुआ था उस ओथ की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। ये बातें अब वाज़ेह न सिर्फ उनके अपने कंडक्ट से हुई हैं बल्कि उनकी जबानी जो जावेद चौधरी साहब और आफ्ताब इकबाल साहब ने पब्लिक एट लार्ज और पूरे मुल्क को बताई हैं, वो वाज़ेह होकर सामने आ गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तक की जाने वाली फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जिम्मेदार हम किसको करार देंगे? फिर आज तक हो जाने वाला जो मुल्क की तबाही है, खा वो इकोनॉमिक है, वो खा वो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या पॉलिटिकल पोलराइजेशन है या सोशल हवाले से जो खराबियां हुई हैं या इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क को तबाही का सामना करना पड़ा है, तो उसकी जिम्मेदारी तो फिर उन्हीं पे जाएगी कि जब आप सुपर किंग का रोल अदा कर रहे थे, जब आप किसी को नैब से छुड़ाने और आप किसी को अंदर करने की मलका और कुदरत रखते थे, जब आप हुकूमतों को तब्दील करने, हटाने और नए लाने में कुदरत और मलका रखते थे, तो फिर ये सारी चीजें अगर अच्छाई की जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो फिर बुराई की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आएगी। फिर आपको बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करना। एग्जैक्टली शुएब भाई, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है और ये चीजें इससे मत आगे बढ़ेंगी और हमें शुएब भाई इसके ऊपर बात करते रहना है। आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म्स पे, हम अपने प्लेटफॉर्म पे, और जहाँ पे हम इकट्ठे हों, हम आपके प्लेटफॉर्म पे आए या आप हमारे पास आए, हमें ये आवाज़ उठाते रहना है क्योंकि बहुत ताकतवर लोगों ने बहुत मनमानी की है इस मुल्क में। तो बस काफ़ी हो गई ना, मुल्क है, हलवा थोड़ी है कि करते ही चले जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। मुलाकात होती है कल एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।